हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू फर्स्ट ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BEGLA 136। इस बुक का नाम हमारा है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। तो इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, थोड़े से क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन पे अपनी तैयारी कर लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आपके एग्जाम बहुत ही अच्छे होंगे और 80% मार्क्स आएंगे आपके। बस इन सभी क्वेश्चंस पे अपनी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को दिखाते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहले तो आप अपना प्रीपोजिशन कंप्लीट कर लेना। प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, आते ही है, 100% आते हैं आपके। ठीक है, तो प्रीपोजिशन पर अपनी तैयारी कर लीजिए। अब इस प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं, देखिए ये मैं बता दूं। आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, या फिर कंप्लीट द सेंटेंस आएगा, या फिर आपका मैचिंग भी, या कोई ऐसा चीज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो जिसमें आपको प्रीपोजिशन को यूज करना होगा या फिर पहचानना होगा। ओके, तो देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एट, ये जो जैसे कि आप ये यूज करते हो एट का, तो ये होता है हमारा प्रीपोजिशन। ऑन हमारा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा आप इनटू ले सकते हो, इनटू ले सकते हो, ऑन टू ले सकते हो। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। इन इन भी हमारा प्रीपोजिशन है। ये सब हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इन सब का यूजेस हमें करना होगा और अच्छे से इस पर तैयारी करनी होगी। ये हमारा क्या है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी प्रीपोजिशन होते हैं बहुत सारे, तो सभी प्रीपोजिशन पे अपनी क्या करनी है, तैयारी करनी है अच्छे से। देखिए अगर इन सभी पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इन सभी के आंसर्स के साथ और विद एक्सप्लेनेशन आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे विद आंसर्स और विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे से समझाते हुए। पूरा प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी करवा दूंगी मैं आपको। हर एक का आंसर्स लेके आऊंगी कि किस तरीके से एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी इस वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, इसे कंप्लीट देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस भी एग्जाम में आता है। आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए, बहुत से 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वही दोबारा रिपीट हो जाए। बट 2-3 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं। तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए और उस पर अपनी देखिए कि मैच करवा के यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और इससे मैच खाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए पहले मैं बता देती हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है। अगर आपको नहीं पता एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है तो मैं बता देती हूँ। इस अगर एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया तो आएगा, पहले एक सेंटेंस दे देंगे। ओके, वो सेंटेंस होगा एक्टिव का सेंटेंस दे देंगे और उसे बोलेंगे कि पैसिव में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो एक्टिव सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, या फिर पैसिव सेंटेंस दे देंगे उसे एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा होता है एक्टिव पैसिव। अब एक्टिव सेंटेंस होता कैसे है, पैसिव सेंटेंस कैसा होता है, तो देखिए ये बताती हूँ मैं। जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं अगर मान लो मैं खाती हूँ, ओके, आई ईट, ओके, आई ईट। मान लो वह खाता है तो क्या होगा उसका, या वह खाती है तो शी ईट्स। ओके, ये हो गया शी ईट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखती हूँ, उसने काम किया, ठीक है, क्या, या फिर वो काम करता है, ही डज वर्क। डज का, डू का मतलब करना होता है, डू पे ES लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, वर्क, सॉरी। ओके, ही डज वर्क, तो वो काम करता है। ओके, तो अब इसको हमें क्या करना है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सा एक्टिव, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव क्या एक रूल होता है, पैसिव का रूल होता है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ठीक है, और जो यहाँ पे वर्ब यूज होता है उसकी थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी, थर्ड फॉर्म, ये याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और सब्जेक्ट के साथ ना, जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले BY का यूज होता है। ये आप खाली ये रूल को याद कर लो। एक बार मैं और बता देती हूँ, जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हुआ तो एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और बीच का जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, चाहे यहाँ पे कोई फॉर्म है। ओके, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस में।
उसके बाद सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बना रहेगा उससे पहले क्या आएगा, बाय का यूज होगा। ये आप ध्यान रखना और सेंटेंस को क्या करना, बना लेना एक्टिव से पैसिव में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पीच ऑन एनी टॉपिक्स। तो देखिए ये भी आपका आता है एग्जाम में, किसी भी टॉपिक पे आपका स्पीच आ सकता है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं किया है, बट आपका स्पीच इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके BEGLA 136 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पीच पर भी अपनी तैयारी कर लीजिए। स्पीच होता क्या है, तो देखिए मैं बता दूँ, किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप अपना लेक्चर देते हो, अपना स्पीच देते हो, तो वही आपका क्या कहलाता है, स्पीच कहलाता है। अब वो किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकता है, तो मैं इसलिए पर्टिकुलर यहाँ पर टॉपिक नहीं बता सकती। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। तो रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो होता क्या है, देखिए रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो ये होता क्या है। तो रिज्यूमे सबसे पहले मैं बताती हूँ, देन पोर्टफोलियो बताऊंगी। तो आपने कभी सुना होगा, अगर आपने जॉब कर रखा है, अगर जॉब किया है तो सुना होगा, अगर नहीं किया, अगर आप फ्रेशर हो, कभी आज तक जॉब नहीं किया, तो आपने नहीं सुना होगा। देखिए रिज्यूमे वो होता है, आज तक आपने कितनी भी क्वालिफिकेशन, आपने मान लो कि 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, 8th तक पढ़ रखे हो आप, 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, BA में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर BC कर रखा है, या फिर आपने BCom कर, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसमें मेंशन होता है। साथ में आपका पर्सनल एड्रेस मेंशन होता है, इसमें आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड होता है। एंड इसके बाद आपका जो ऐड होता है वो आपका होता है लास्ट में आपका कुछ जॉब रिलेटेड, जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो उससे वर्किंग रिलेटेड क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आपसे आपकी इसमें फिलअप होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐड होता है। तो देखिए अब बनता कैसे रिज्यूमे, सबसे पहले आपका होगा, यहाँ पे देखिए कलर चेंज करके देन मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ना रिज्यूमे में क्या होता है, रिज्यूमे आप कभी कैफ़े पे जाके निकलवाओगे, तो सबसे पहले आता है आपका पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपका आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपके फादर का नेम, आपका DOB आ जाएगा, फिर आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। ये सब आपका क्या होगा, पर्सनल डिटेल हो गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा क्वालिफिकेशन आ जाएगा। क्वालिफिकेशन में आपका 2 तरीके का क्वालिफिकेशन होता है, एक होता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक होता है आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन हमारा होता है जैसे कि आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करते करते 12th तक पढ़ा, 12th के बाद भी BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर BCom फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, या फिर BC। तो आप जो भी करोगे ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। आपको कैसे मेंशन करना है, 10th लिख के 10th के मार्क्स लिखने हैं, फिर 12th लिख के और 12th के मार्क्स लिख के, फिर इन ईयर लिखना है आपको, कौन से ईयर में हुआ है और फ्रॉम किससे हुआ है। मान लो कि 10th हुआ है CBSE से, 12th हुआ है NIOS से, ठीक है, तो उसी को फ्रॉम बोला जाता है। और इन यानी कि कौन से ईयर में हुआ है ये लिखना है आपको। उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो परसुइंग लिखोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ग्रेजुएटेड लिखोगे आप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कॉलेज का नेम भी लिख सकते हो। तो ये आपका एजुकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन। फिर आप लिखोगे एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसके नीचे जस्ट नीचे, तो उसमें लिखोगे आप, अगर आपने अलग से कोई कोर्स कर रखा है तो उसका लिखोगे आप। जैसे कि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन में मान लो स्पीकिंग कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, आपने किसी पर्टिकुलर की चीज़ की डिप्लोमा ले रखी है, या फिर आपने B.Ed कर रखा है, DLED कर रखा है, या पॉलिटेक्निक कर रखा है, या SSC कर रखा है, ये सारा आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन में ऐड हो जाएगा। ओके डन, यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका आएगा जॉब एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने कहीं पे भी जॉब कर रखा है तो उससे रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे। सपोज आपने 2 साल टीचिंग में जॉब कर रखा है स्कूल में, तो आप लिखोगे 2 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन स्कूल, कौन से स्कूल का नाम लिख दोगे आप, ठीक है। फिर या तो आपने कहीं पे किसी ऑफिस में कर रखा है, कभी कॉल सेंटर में कर रखा है, टेलीकॉलर में, तो आप लिख दोगे 2 years एक्सपीरियंस इन टेलीकॉलर, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। या फिर कुछ भी जिस भी जॉब्स के रिगार्डिंग, जिस भी फील्ड के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पे कर रखा है, तो आप उसका मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका इसके बाद आपका आता है जब आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस कर दिया, तो हो भी आ भी सकता है, नहीं भी आता, ठीक है। एंड लैंग्वेज का आप डाल सकते हो कि आप कौन सा लैंग्वेज जानते हो, जैसे कि आप हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, और भी 2-3 लैंग्वेज जानते हो, तो वो मेंशन कर दोगे कि कितना लैंग्वेज आप जानते हो। अब देखिए लैंग्वेज का मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो, उस जॉब के अंदर ना आपको कस्टमर से बात करनी होगी, तो क्या पता कस्टमर को ही तमिल लैंग्वेज बोलने वाला आ जाए, कोई पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाला, कोई हिंदी बोलने वाला, कोई इंग्लिश बोलने वाला, कोई अलग अलग, कोई बिहारी, भोजपुरी, अलग अलग। तो आपको हर एक लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए जिससे कि कस्टमर को ईजिली आप डील कर सको। ओके दैट्स वाई यू हैव टू नॉलेज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेज। ओके तो यहाँ पे यही बताया गया। तो ये सब रिज्यूमे में मेंशन होता है, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये आपका होगा रिज्यूमे। अब देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है।
ये मैं समझाती हूँ। देखिए, जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो तो रिज्यूमे का ही हार्ड कॉपी होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का सॉफ्ट कॉपी होता है रिज्यूमे। अब आप सोच रहे होगे नहीं समझ में आया, नहीं आया, ओके कोई नहीं, अब आ जाएगा। देखिए, आपने रिज्यूमे में क्या मेंशन किया था कि आपने क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल मेंशन किया। तो पर्सनल डिटेल में आपने कुछ अपना नेम डाला, अपने फादर्स का नेम डाला, अपना ईमेल एड्रेस वगैरह ये सब डाला। तो पर्सनल डिटेल को तो छोड़ो, एक हो जाता है आपका पर्सनल डिटेल के लिए एक आप फ्रंट पेज बनाओगे, उस पर अपना पर्सनल डिटेल डाल दोगे, ठीक है। उसके लिए वो पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है। देखिए, ये रिज्यूमे है, रिज्यूमे से पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है। तो मैं बता रही हूँ कि पर्सनल डिटेल का तो आपने एक पेज में पर्सनल डिटेल डाला, वो हो गया आपका, ठीक है, ये एक पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखा, क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने 10th लिखा, 10th में कितने मार्क्स आए थे, क्या आपका परसेंटेज था, ये सब चीज़ लिखा, या फिर कहाँ से पास किया और कौन सी ईयर में। तो आप क्या करोगे, इसमें ना 10th का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी या फिर उसका वही लगाओगे पोर्टफोलियो में, 10th के सर्टिफिकेट को लगाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, पोर्टफोलियो बन रहा है, यानी कि इसी का हार्ड कॉपी आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। फिर क्या नीचे क्या डाला आपने, 12th के बारे में, तो 12th के सर्टिफिकेट को भी लगाओगे। फिर क्या डाला आपने, BA का, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर डिग्री कोई, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा दिया आपने। उसके बाद आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन में क्या लगाया, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपने जो जो कोर्स कर रखा है उसका सर्टिफिकेट लगाते गए, आप रिपोर्ट कार्ड लगाते गए। तो ये जो जो आप हार्ड कॉपी लगा रहे हो ना, ये आपका पोर्टफोलियो बनता है। ओके, ये तो हो गया पोर्टफोलियो। उसके बाद आपने नीचे क्या लिया, वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिया है, आपने इतने साल वहाँ पे काम किया है, उतने साल वहाँ पे, तो उसका आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, बना होगा, जहाँ पे आप काम करते हो ना वहाँ से आपको मिलता है। सपोज आपने ना 4 साल काम कर लिया, कहाँ पे, स्कूल में आपने पढ़ाया, टीचिंग का वर्क किया आपने, बट आप अगर 4 साल बाद हटते हो तो आपको ना एक लेटर लिखना होता है, रिज़ाइन लेटर। और जब आप रिज़ाइन लेटर लिख कर देकर हटते हो तो आपको क्या मिलता है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। तो उससे आप क्या करते हो, उससे आप उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कहीं पे भी दिखाओगे तो आपको जॉब ईजिली मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब के हार्ड कॉपी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये एक फ़ाइल के अंदर मेंशन किया जाता है जो कि रियल होता है, ओरिजिनल। तो ये सब होता है पोर्टफोलियो, ये होता है हार्ड रिज्यूमे। बाकी आपको सब पता चल गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, रिज्यूमे और पोर्टफोलियो आपने देख लिया। फिर है CV। तो देखिए, CV जो होता है ना, वो ना बिल्कुल रिज्यूमे की तरह होता है। जो CV होता है वो जस्ट लाइक रिज्यूमे, बिल्कुल ही रिज्यूमे की तरह होता है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, कैरिकुलम वीटा। अब जो CV होता है ना, बहुत बहुत छोटा सा होता है CV बहुत छोटा सा होता है। इसमें पर्सनल डिटेल डालो थोड़ा सा ही, थोड़ा सा क्वालिफिकेशन डाल दो बस, ओके। इसके बाद बिल्कुल सेम होता है वैसे ही, ये भी रिटर्न में होता है, एक पेज में होता है CV। एक पर्सनल डिटेल डाला आपने, थोड़ा सा अपनी क्वालिफिकेशन एक ही जगह मेंशन कर दी आपने। उसके बाद आपने बस और कुछ नहीं मेंशन करना, आपको लास्ट में अपना थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस करना है, कर दो, वरना रहना। तो कैरिकुलम वीटा बहुत छोटा सा होता है, जो कि बिल्कुल ही रिज्यूमे की तरह होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लेटर राइटिंग। ये सब आएगा एग्जाम में, ओके, डोंट इग्नोर इट, इसे इग्नोर मत करना। रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो एग्जाम में आता ही है हर बार। कैरिकुलम वीटा भी आता है। CV, व्हाट इज CV पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज CV, या फिर राइट अ CV, किसी आप बोल देंगे वर्क फॉर वर्क, किसी भी वर्क के लिए आपको CV लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लेटर राइटिंग। तो देखिए, लेटर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आएगा 2 तरीके का लेटर होता है, जैसे कि आपको पता ही है। एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और एक होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों तरीके का लेटर आ सकता है आपका, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आ सकता है। जॉब लेटर भी होता है हमारा, जो कि फॉर्मल में काउंट होता है। एडिटर का लेटर होता है जो कि हमारा फॉर्मल में काउंट होता है। अगर हम फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल में काउंट होगा। मदर फादर को लिख रहे हैं तो वो भी इनफॉर्मल में काउंट होगा। सो बी केयरफुल, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक। प्रेजेंटेशन भी आ सकता है आपका, जो कि किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। प्रेजेंटेशन आता है एग्जाम में। आप ना सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, देन यहाँ के क्वेश्चन को मैच कर लेना, पता चल जाएगा। तो मैं बोलूँ तो देखिए, इतने कम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और इतने ही क्वेश्चन पे आप अपनी तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% ही बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक पे आप अपनी तैयारी कर लेना। जब 1-2-3 टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन लिखोगे तो आपकी कुछ तैयारी हो जाएगी, जिससे कि किसी भी टॉपिक पे आया प्रेजेंटेशन तो आप इजीली लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स भी आता है आपका एग्जाम में, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएगा, आपका कंप्लीट सेंटेंस के रूप में आएगा। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में बोलेंगे कि वर्ब फॉर्म करो, यानी कि वर्ब के फॉर्म्स को आपको क्या करना है,
आपको पता है कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। आपने सुना नहीं होगा, आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सुना होगा, लेकिन फिफ्थ फॉर्म भी होता है, फोर्थ फॉर्म भी होता है। तो देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म तक ही आएगा तो मोस्टली। तो मान लो जैसे कि ईट, एट, ईटन, ये हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको सेंटेंस में फिलअप करना होगा कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ईट आएगा, ईटन आएगा या एट आएगा। ओके, तो इस पे भी अपनी कंप्लीट तैयारी कर लीजिए, वर्ब फॉर्म्स पे भी। एंड वोकैबलरी लास्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वोकैबलरी पे भी अपनी तैयारी कर लीजिए। वोकैबलरी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, आएंगे ही, आ सकते कुछ नहीं है, सब आएंगे ही क्वेश्चंस। ओके, तो वोकैबलरी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स से आ सकता है, ऐसे ही ऐसे आएंगे आपके, या फिर मैचिंग आ सकता है, या फिर आपका राइट सेंटेंस आपका आ जाएगा, या वोकैबलरी को यूज करके आपको मेकिंग सेंटेंस आ जाएगा, या फिर आपका अलग अलग तरीके के आएंगे। आपका सिमिलर आ जाएगा, यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। तो वोकैबलरी पे भी अपनी तैयारी कीजिए, नए नए वोकैबलरी को ढूंढिए और उस पर अपनी तैयारी कीजिए, अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कीजिए। तो ये सभी अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर कोई भी क्वायरी हो तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, 8750799872 पे हमें कांटेक्ट करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्टडी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आपको अगर इसके आंसर्स की वीडियो चाहिए तब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें हमें कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके जिसको इस वीडियो की नीड है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।